मॉर्निंग। आज हम लोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में जो इथिक्स का पेपर है उसकी विवेचना करने जा रहे हैं। उससे संबंधित एक आरंभिक रूपरेखा आपके दिमाग में फिट हो जाए, इस उद्देश्य के साथ इस पेपर 4 से संबंधित विवेचना होगी। इथिक्स पे आने से पहले एक बार पूरे संदर्भ को समझ लो कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो सिविल सेवा की, सिविल सेवा परीक्षा, उसमें क्या क्या होता क्या है। क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो ये जानना जरूरी है कि यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, जो पूरे भारत की सर्वाधिक सम्मानीय प्रतिष्ठित परीक्षा है, और जो भी ग्रेजुएशन करता है सामान्यतः तो उसकी इच्छा होती है कि मैं भी आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं या अन्य सेवाओं में जाऊं। ये अपेक्षा होती है ज्यादातर लोगों की। तो उस परीक्षा में आखिर होता क्या है? ये जो परीक्षा है, जो सिविल सेवा की परीक्षा है, इसके 3 चरण होते हैं, 3 स्टेजेज होते हैं। जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं उसमें 3 जो अपना आप देते हो आईएएस का, आईपीएस का एग्जाम, उसमें 3 चरण है। जो पहला चरण है वो प्रीलिम्स का चरण है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आप सवालों को सॉल्व करते हो, 4 विकल्प में से एक विकल्प को भरना होता है, तो उसे हम पीटी कहते हैं। पीटी पास करोगे तो मुख्य परीक्षा की स्थिति आएगी। आज हम लोग प्रधान रूप से मुख्य परीक्षा, जो कि द्वितीय चरण है, उससे संबंधित विवेचना करेंगे। और द्वितीय चरण में जिस पेपर को मैं लेने जा रहा हूं वो पेपर है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। इसकी विवेचना करेंगे। और तीसरा जो चरण होता है वो इंटरव्यू का होता है। पहले आप पीटी पास करोगे, पहला एग्जाम, फिर आप मेंस में जाकर लिखोगे और फिर जाकर साक्षात्कार वार्तालाप होगा। तो 3 तरीके की अभिक्षमता का आपका परीक्षण हो जाता है। ये ध्यान रखना, तीनों स्तरों पे अलग अलग आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है। तो अभी आज हम लोग ये जो इथिक्स का पेपर है, जो बाद में ऐड हुआ था, उसकी विवेचना हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि इसके बारे में एक अवधारणा बन जाए ओवरऑल, इसमें आखिर हमें करना क्या होता है। ध्यान देना, जो मुख्य परीक्षा की स्थिति है, इसमें जीएस के 4 पेपर हैं, एक निबंध का पेपर है और इसके अलावा ऑप्शनल पेपर होता है। ये ध्यान रखना आप। तो जो 1000 नंबर का, 250 नंबर का, 250 मार्क्स का जो जीएस का पेपर है, पहले पेपर में आपको इतिहास है, इतिहास पढ़ना है। जीएस के फर्स्ट पेपर में, मुख्य परीक्षा में, भूगोल पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी से संबंधित कुछ पक्षों को पढ़ना है। ये पूरा तीनों पार्ट मिलकर जीएस का फर्स्ट पेपर बनता है। जीएस के सेकंड पेपर में आपको इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसकी विवेचना करते हैं। ये भी 250 मार्क्स का है। मतलब ये सारे विषय मिलकर 250 नंबर की स्थिति बनाते हैं, सेकंड पेपर जीएस का। थर्ड पेपर में आपका इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, साइंस टेक है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये पूरी चीजें मिलकर जीएस का थर्ड पेपर बनाती। विषय को जानना बहुत जरूरी है। और ये अलग अलग जो अपने एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, वो इन अलग अलग खंडों की विवेचना करेंगे। ये जो पेपर है पूरी तरह से 250 नंबर का, 250 मार्क्स का, वो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है। और इसका सीधा संबंध, ध्यान रखना आप, ये जो आप पेपर पढ़ते हो उसका सीधा संबंध एशे के पेपर से है। अब हर एक साल अगर आप निबंध को देखोगे, या तो इथिकल निबंध है या फिलोसॉफिकल निबंध है। तो अगर आप निबंध की तैयारी, ये इस पेपर की तैयारी ठीक से की हो, इथिक्स वाले खंड की, तो इसका अच्छा खासा लाभ आपको एशे के पेपर में मिलेगा। 250 नंबर का एशे भी है। और ध्यान रखना, जो ये मुख्य परीक्षा की स्थिति है, इसमें कुछ चीजों को आप सारे लोग बिल्कुल दिमाग में बैठाए रखेंगे। कि जीएस के फर्स्ट पेपर में आप सब लोगों को लगभग 4000 शब्दों को लिखना है। अगर आप जीएस का पहला पेपर देख रहे हो मुख्य परीक्षा में, अराउंड 4000 वर्ड्स यू हैव टू राइट।
4000 शब्द लिखने हैं। कभी लिखने का प्रयास करो तो याद करके लिखोगे, पूरी तरह से याद है, कलम न रुके तो 3 घंटा लगातार यदि कलम चलता है तो 4000 शब्द लिखते हो अराउंड। ये ध्यान रखना कितनी जरूरी है स्पीड को मेंटेन करना एग्जाम में, ये समझ में आना चाहिए चोट लगने से पहले। तो 4000 शब्दों को जीएस फर्स्ट में लिखना है, 4000 शब्दों को जीएस के सेकंड पेपर में लिखना है, अराउंड 4000 वर्ड्स। थर्ड पेपर में भी 4000 वर्ड्स को लिखना है। 4000 शब्द आसान नहीं होता है, 3 घंटे में लगातार लिखना पड़ेगा। 5 मिनट का ब्रेक दे दोगे तो वैसे घट जाएगा। और कई बार लोग सोचने में 5 मिनट खत्म कर देते हैं मेंस के दरमियान, तो उनकी स्थिति बिगड़ती है। इथिक्स वाले खंड में 3450 शब्द, 3450 3450 शब्द को ही लिखना है। क्यों लिखना है यहां पर कम? क्योंकि यहां पे केस स्टडीज के प्रश्न आते हैं और केस स्टडीज के प्रश्नों को सोच सोच के लिखा जाता है। आपके पास कोई केस आए तो समझने में भी तो टाइम लगेगा। केस का अध्ययन करोगे, केस स्टडी, केस का अध्ययन करोगे, अध्ययन करने में कुछ समय जाएगा। तो वो समय को ध्यान में रखते हुए यहां कम शब्द लिखने की बात की गई है, 3450। यानी इधर से लगभग आप समझ लो कि लगभग 550 शब्दों को कम लिखा जा रहा है इथिक्स वाले पेपर में। ये डिमांड है, कम लिख नहीं रहे हो, डिमांड ही है कि यहां इतने शब्दों में आपको लिखना है। और यहां पे अगर देखोगे निबंध, ये भी 250 मार्क्स का है, 3 आवर्स का पेपर है। यहां पे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 2400 शब्द लिखें, 2400 वर्ड्स ओनली यू हैव टू राइट, 2400 वर्ड्स मैक्सिमम। मिनिमम अब 2200 वर्ड्स को लिख सकते हो, 2200 शब्द। आप समझो कि जीएस के फर्स्ट पेपर में 4000 शब्द लिख रहे हो और निबंध के पेपर में सिर्फ 2400 शब्द लिख रहे हो। इसका मतलब यहां सोचने का, विचारने का, स्ट्रक्चर बनाने का अवसर यूपीएससी दे रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहां अवसर दे रही है। तो जब आप सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ो तो सिविल सेवा से संबंधित तमाम बारीकियों को आपको दिमाग में रखना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं 6 महीने से, साल भर से पढ़ रहे हैं, उनसे केवल ये पूछ लोगे कि फर्स्ट पेपर में कितने शब्द लिखने हैं तो उनको अता पता बिल्कुल नहीं है और तैयारी हो रही है साल भर से और उनको पता नहीं है क्यों यहां पर कम शब्दों को लिखना है, यहां कम किया जा रहा है। तो अगर आप तैयारी ठीक से नहीं है तो फिर एग्जाम में कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ना हिंदी ध्यान रखना, ये फोर्थ पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का। इन दिस पर्टिकुलर पेपर यू हैव टू राइट 3450 वर्ड्स, ओनली 3450 शब्दों को आपको लिखना है और इसका डायरेक्ट संबंध है एशे वाले पेपर से। एंड हियर यू हैव टू राइट ओनली 2200 to 2400 वर्ड्स। इट शुड बी क्लियर। आराम से समझ सकते हो, यह ध्यान रखना, ये कोई कठिन काम नहीं है। और ये भी सारे लोग ध्यान रखना कि जितने लोग आईएएस बन रहे हैं, जितने लोग टॉप 100 के रैंक में है, आप कभी रैंक को देखो किसी व्यक्ति का कि किसी छात्र या छात्रा ने ऊपर का रैंक प्राप्त किया है, तो उनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका इथिक्स और निबंध वाले पेपर की है। जिसको इन दोनों पेपरों में कम नंबर आया वो तो आईएएस एटलीस्ट बनने नहीं जा रहा है, ये ध्यान रख लेना। तो अगर आईएएस बनना है, नीचे का लॉट मिल सकता है, अगर आईएएस बनना है तो इन दोनों पेपरों में ठीक स्थिति होनी चाहिए। अब सारे पेपरों का महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है, विशिष्ट महत्व है, परंतु अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और यहां पे अगर स्थिति आपकी बिगड़ रही है निबंध और इथिक्स में, तो फिर तो आईएएस बनने नहीं जा रहे हैं। तो आईएएस बनने के लिए दोनों पेपरों की ठीक से तैयारी अपरिहार्य है, ये ध्यान रखना है। इंट्रोडक्टरी क्लास है, दोनों चीजों को देख सकते हो और कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना। 50% अगर नंबर पालोगे तो आईएएस बन जाते हो, आईएएस बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। 2014-15 में
जिन लोगों को 33-34% नंबर था, उन लोगों ने इंटरव्यू दिया था। आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनको 60% प्लस नंबर आया होगा ग्रेजुएट, बीए में या बीएससी या जो भी हो। और यहाँ पे 34-35% पे 2015 में कॉल हो गया इंटरव्यू देने के लिए, और 38% पे तो सिलेक्शन होने लगा था। अभी धीरे धीरे कट ऑफ और आगे बढ़ा है, अब 50% के अराउंड चला जा रहा है आईएएस बनने के लिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे है, उन चीज़ों को देख लेंगे, कभी मैं उन चीज़ों को पूरी प्रॉपर तरीके से इंडिकेट कर दूंगा। क्लियर है? ऑप्शनल के बारे में बाद में बता देंगे, अभी जो बता रहा हूं उसके बारे में सुन लो। समझ में आया? ये आज की क्लास का मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के बारे में आपको जानकारी देना है। तो मैं जानकारी दे रहा हूं किसी और चीज की और आप मांग रहे हो किसी और चीज की, और जब ऑप्शनल पढ़ाया जाए तो उस समय कहोगे इथिक्स के बारे में बता दीजिए। तो इस टाइप से मत दिमाग में ऐसा खांचा मत खींचो कि जब पढ़ाया जाए साइंस टेक तो क्वेश्चन पूछो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए तो प्रश्न पूछो साइंस टेक का। कई लोगों के साथ इस टाइप की समस्या है बेसिकली। अभी आप फोकस करो, इससे संबंधित जो सवाल पूछोगे हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अभी प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन ये है आज की क्लास का कि आप इसके बारे में समझो, इसके बारे में जानो, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। और ये पेपर ऐसा पेपर है जिसको बचपन से लेकर अभी तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा, और हो सकता है कि अभी तक ये पेपर आया नहीं हो, आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो इथिक्स को। आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में, कॉलेज में, स्कूल में, थोड़ी बहुत भूगोल भी पढ़ लिया होगा, ज्योग्राफी भी, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हुआ होगा, इंडियन सोसाइटी भी आपने पढ़ा होगा स्कूलों में, कॉलेजेस में। बट ये पार्ट बिल्कुल नया होगा आपके लिए। कई लोगों को तो पहली बार इसका सामना होता है। और हमारी शिक्षा पद्धति जो अभी स्वतंत्रता के बाद बनी थी, बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति नहीं रही है, जिसमें इथिक्स को शामिल ही नहीं किया गया। अब जाके इथिक्स को इंक्लूड किया जा रहा है। नई शिक्षा पद्धति, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी इथिक्स की क्लासेज अब होंगी। जो लोग 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पढ़ेंगे स्कूलों में, वो लोग अब नीति शास्त्र की कक्षाएं करेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा नीति शास्त्र। मसूरी जाओगे ना आईएएस बन के ट्रेनिंग लवासना में, वहां पे भी इथिक्स की अलग से क्लासेज होती हैं। उनको सिखाना पड़ता है कि इथिक्स का क्या क्या फंडा है। तो यहां कुछ चीजों को जान लो तो लवासना में भी मददगार साबित होगा। ठीक है? इज इट क्लियर? पढ़ो आराम से, मन लगा के पढ़ो, और अभी कमेंट कम करते हुए पहले सुन लो सारी बातों को। दिमाग में रहे कि 3 स्टेप होते हैं आईएएस बनने के लिए। पहला पीटी पास करना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा जहां खूब लिखना होता है। पहले जीएस के पहले पेपर में 4000 शब्द लिखोगे, दूसरे पेपर में 4000। तो आपको ये सब दिमाग में खांचा खिंच जाना चाहिए। यहाँ इतने चरणों को, इतने स्टेप्स को पार करने के बाद कोई व्यक्ति आईएएस बनता है। वो रील देखने से ना यूट्यूब पे आईएएस नहीं बन सकते हो। दिन भर लोग रील देखते हैं और उनको लगता है कि मैं 30-40 आईएएस को जानता हूं। तो जानते हो तो घर में बैठे रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो पढ़ाई करके ही आगे बढ़ सकते हो, और जब बन जाओगे आईएएस तो आपका भी रील बनना शुरू हो जाएगा। अभी आप रील बनाओगे तो ज्यादातर लोग देखेंगे नहीं। आईएएस बनने के बाद तो आप जो बोलोगे लोग मानना शुरू कर देते हैं। कार से कैसे उतरते हो ये भी एक स्टाइल बन जाता है, ये ध्यान रखना। बट अभी नहीं, अभी चुपचाप पढ़ना है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जो इथिक्स का पेपर है, इथिक्स में 3 शब्द दिए हुए हैं। कुल मिला के 8 टॉपिक्स है हमें पढ़ने हैं। इथिक्स में हमें कुल मिलाकर 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कैसे हम यूज कर लें इसको, मार्कर कैसे यूज होगा?
कहा जाता है। तो आज हम लोग तीनों शब्दों को समझ लेते हैं। ध्यान देना, ये 250 नंबर का पेपर है, 250 मार्क्स, 250 नंबर है। और इस पेपर में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो आईएएस बनने की जो दर है वो बढ़ जाएगी, संभावना प्रबल हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा दिखता भी है, आप नंबर को देखोगे तो स्पष्ट होगा। 3 शब्द है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। 250 नंबर का है, कुल मिलाकर 8 टॉपिक्स हैं। 8 टॉपिक्स हैं। 8 टॉपिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड in this particular paper, ethics, integrity and aptitude। 8 टॉपिक्स है। इज इट क्लियर? देखो, इंग्लिश में अलग से हम डिस्कस कर लेंगे, आज थोड़ा बहुत हम शब्दों का प्रयोग कर लेंगे। जितने टेक्निकल टर्म्स होंगे उसको मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ये ध्यान रखना आप। तो हम उसको लेके चल लेंगे। 3 टॉपिक्स, अपना हेडिंग है ना जो इथिक्स वाले पेपर का, तो यही है, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। नीति शास्त्र को कई बार आचार शास्त्र भी कहा जाता है। आचार शास्त्र, आचार शास्त्र का मतलब है यहां पर मानव के आचरण के बारे में विवेचना की जाती है। मानव का आचरण, पशु पक्षियों का आचरण नहीं, ये भूकंप और सुनामी का नहीं, बल्कि मानव के आचरण की विवेचना की जाती है। अगर उसका असर पशु पक्षियों पर पड़ रहा है तो वो भी देखते हैं, मगर पशु पक्षी क्या आचरण करते हैं उसके दृष्टिकोण से हम उसकी विवेचना हम यहां पे नहीं करते। मानव के आचरण, आचार शास्त्र, इथिक्स इसको कहा गया, इथिक्स, इट इज कॉल्ड इथिक्स। क्लियर है? दूसरा है इंटीग्रिटी और तीसरा है अभिक्षमता। ध्यान देना, ये जो पार्ट है ये इथिक्स वाला पार्ट हो गया। इंटीग्रिटी शब्द की विवेचना बहुत होती है प्रशासन में, कि प्रशासनिक अधिकारियों में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। किसके प्रति? सत्य के प्रति। यहां सत्य का मतलब संदर्भ जो है मूल्यों के प्रति है, कमिटमेंट टुवर्ड्स वैल्यूज। कानून के प्रति होनी चाहिए निष्ठा, नियम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जो दिशा निर्देश है उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जो उसके कर्तव्य है, एक सिविल सर्विसेज का जो ड्यूटी है उसके प्रति निष्ठा और कमिटमेंट होना चाहिए। तो ये दूसरा शब्द है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। और तीसरा शब्द है अभिक्षमता। अभिक्षमता शब्द बहुत विस्तार से मिलता है सोशल साइकोलॉजी में। एक तरीके से जो पेपर है इसमें फिलॉसफी का कुछ पार्ट आ रहा है, कुछ पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है, कुछ पार्ट सोशल साइकोलॉजी का आ रहा है। और तीनों प्योर फॉर्म में नहीं पढ़ने हैं, प्योर फिलॉसफी या प्योर इथिक्स नहीं पढ़नी है। इथिक्स है तो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का संदर्भ है, प्रशासन में भी है तो वो उसका एक सैद्धांतिक पक्ष में ना जाकर उसके व्यवहारिक पक्ष में जाना है। तो ये जो पेपर है वो विशुद्ध पब्लिक एड नहीं है, प्योर फिलॉसफी भी नहीं है, प्योर साइकोलॉजी भी नहीं है। तीनों का एक अंतर संबंधित पक्ष है जो यहां पर बनाया गया है सिलेबस में, जो कि सिविल सेवकों के लिए आवश्यक है जानना उन चीजों को। आप सिविल सेवक बनने जा रहे हो, ऐसी स्थिति में इन चीजों की जानकारी का होना आवश्यक है। पूछा विच बुक फॉलो, तो किसी बुक को फॉलो मत करो, मेरे नोट्स को फॉलो कर लो। जो क्लास में नोटिंग कराई जाए, क्लास में जो डिक्टेट कराया जाए, क्लास में जो बताया जाए उसकी नोटिंग करो, और सपोर्ट में जो नोट्स में प्रोवाइड करता हूं उसको रख लो। और उसको रखने के बाद क्या करोगे? सितंबर अक्टूबर में मेंस है। मेंस जब हो जाए अगले दिन मिलाना, उसी दिन रात में, कि जो मैंने नोट्स दिया उसमें से कितनी चीजें मिल रही हैं। और जब नहीं मिले तो कॉल करना कि हाँ, अब आप में से ज्यादातर लोग दे नहीं रहे हो, कि हाँ इसमें से इसको पढ़ के अगर जाते तो लिख कर वापस आते। अब इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत किताबों का जमावड़ा मत करो। जिसके कमरे में बहुत सारी किताबें हो, मान लो उनके कमरे में 5-6 टाइप का रैक हो, किसी के कमरे में किताबों का जाल केवल पड़ा हो ना,
तो पहले अटेम्प्ट में उनका होना बहुत मुश्किल काम है। अगर 10 रैंक लगा हुआ है उनके किताबों का तो बोल सकते हो कि पंचवर्षीय कार्यक्रम में संलग्न है, बिना मिले भी बोल सकते हो। ये 5-7 साल तक लड़ेंगे, जरूर तैयारी करेंगे। ये 1 साल में इनका होना बड़ा कठिन काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और शुरुआती दौर में हिट करना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। किताबों का जाल इकट्ठा कर रखा है, घर को लाइब्रेरी बना रखा है। बाद में उनको किसी और रूप में देख सकते हो, या हो सकता है बाद में उनको सबक मिल जाए कि इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। प्रामाणिक चीजों का अध्ययन करो, एक ही चीज को पढ़ो मगर बार बार पढ़ो और प्रामाणिक हो। हमेशा अपने कंटेंट को बदलो मत। एक एक टॉपिक पे 5-5, 7-7 किताबों को इकट्ठा करना वो आवश्यक नहीं है। आप जहां 50% पे सिलेक्शन हो रहा है वहां रिसर्च क्यों करोगे? उतना कर लोगे बहुत है, लिख लोगे। देखो मोरली गुड और बैड ये अभी देखेंगे ना, अभी इथिक्स की विवेचना करने दो मुझे। क्लियर? जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे समझ से वो सफिशिएंट है और पर्याप्त है। फिर जिस दिन मूड होगा तो उस दिन मैं टॉपिक वाइज किताब बता दूंगा, सब टॉपिक वाइज भी किताब बता दूंगा। इस टॉपिक पे ये किताब, ठीक है, ये क्या सब्जेक्ट है? देखो ये नए तरीके से सिलेबस में ऐड हुआ है। परंपरागत तौर पे इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड सिलेबस में नहीं था। बाद में लगा कि नहीं, जो मसूरी जा रहे हैं, जो सिविल सेवा में जा रहे हैं, उनको इथिक्स पढ़ाना जरूरी है। बेसिकली इथिक्स तो बचपन में पढ़ाया जाना चाहिए, शुरुआती समय में स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। आज हमको चाहे इथिक्स जितना पढ़ा लें, हम आपको इथिक्स खूब पढ़ा लें, हम खूब अच्छे से पढ़ा दें, आपको खूब समझ में भी आ जाए, हम ये भी बता दें कि भाई ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इथिक्स में हम यही चर्चा करते हैं, मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए और मानव को कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट ऑट टू डू एंड व्हाट नॉट ऑट टू डू। इट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इथिकल डिस्कशन। तो हम चाहे जितना अच्छा बता लें कि ये उचित है, ये करना चाहिए, ये अनुचित है, ये नहीं करना चाहिए, अब थोड़ी ही आचरण शुरू कर दोगे। आप सबका माइंड शेप ले चुका है, अब बहुत वहां अच्छी बातें लिख के आ जाओगे। मैं कहूं प्रशासन में आने के बाद घूस नहीं लेना चाहिए, ये अनुचित काम है, ये मतलब ये चीजें नहीं होना चाहिए। माइंड जवाब देगा कि बेटा अगर आराम से मिल रहा हो तो लेने में दिक्कत क्या है, आप काउंटर कर सकते हो। तो अब अच्छा ठीक है, इंग्लिश में भी हम इंडिकेट कर देंगे सौरभ। सो इन इथिक्स we evaluate conduct of human beings, social human beings, and in process of evaluating we decide which action is right and which action is wrong, what ought to do and what not ought to do. इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इथिक्स का, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स में सबको इंडिकेट कर दूंगा, ये ध्यान रखो आप। अब आयुष व्हाट शुड आई डू, तो ध्यान रखना व्हाट ought to do and what not ought to do। इसको बताने के लिए फिर इथिक्स में बहुत सारी थियरीज आए हैं, बहुत सारी चीजें वो बताएंगे कि देखो इस आधार पे हमें करना चाहिए, उचित है या अनुचित है, हम इसके डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है इथिक्स का, पहला टॉपिक इथिक्स है। उसके बाद कई सारे टॉपिक्स इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, कई सारे टॉपिक्स हमारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ये तीनों शब्द हमारे सिलेबस के ऊपर में आए हैं और इन्हीं से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन हमें करना है। अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है, ये जन्मजात भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। इट मे बी एक्वायर्ड और मे बी बाई बर्थ, ये 3 पक्ष है। अब हम एक एक करके इन तीनों पक्षों की विवेचना करते हैं ताकि विषय वस्तु स्पष्ट हो जाए। सबसे पहले इसके नीचे लिख लो आप, इथिक्स में क्या करते हैं। इथिक्स में कोई पूछे इथिक्स में क्या करते हो भाई, व्हाट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स। जैसे ये पता है कि रसायन विज्ञान में रसायनों की चर्चा करते हैं, वी डिस्कस डिफरेंट केमिकल्स। अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें हम अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। इथिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, यहां पे कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव के आचरण का। कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ये डिस्कशन का पार्ट है।
कि मानव कोई आचरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खूब ये चर्चा करते हैं। कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब इसकी चर्चा करते हैं तो हम चाहिए में चर्चा करते हैं। चाहिए, ऑट, ऑट, ये जो शब्द है ना चाहिए, केवल इथिक्स की किताबों में इस शब्द प्रिंट मिलेगा। पूरा साइंस का मोटा सा ग्रंथ पढ़ लोगे, कहीं ये शब्द नहीं मिलेगा चाहिए, ऑट। पूरा इतिहास पढ़ लोगे, इतिहास के जितने मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, वर्ड आपको ये शब्द प्रिंट नहीं मिलेगा, ऑट, चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप दे सकते हो। शनि गुप्ता, जो लोग मेंस दे रहे हैं इस बार भी, वो लोग भी इसको गो थ्रू करें। जिनको बाद में भी देना है 24 में 25 में, वो इसको पढ़ें। और बाद में थोड़ा बहुत तो अपडेट तो जरूरी होता ही है, कुछ करेंट टच जुड़ जाते हैं, उस करेंट को आप अलग से पढ़ते ही हो, थोड़ा उसको करेंट टच को दे दोगे। मान लो अभी पढ़ रहे हो, 2 साल के बाद देना हो, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए, थोड़ा अपडेशन करना होगा। करेंट जो परिवर्तित हो रही चीजें, नई नई चीजें आ रही हैं, उनसे उसको एसोसिएट वैल्यू एडिशन करना होगा, ये ध्यान रखना। कुछ पार्ट्स डायनेमिक भी है इथिक्स का, तो आप 24 में दो 25 में दो, इससे क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, इज इट क्लियर? 13 से आया था, ये ऐड हुआ था उस समय से, उसके पहले ये पेपर में नहीं था, ध्यान देना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इथिक्स में हम करते क्या है, मानव के आचरण के बारे में चर्चा करते हैं। और क्या क्या होता है, पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मानव के आचरण का हम मूल्यांकन करते हैं। कोई पूछे अगर आपसे कि इथिक्स में होता क्या है, बोलो कि इवैल्यूएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव के आचरण का मूल्यांकन। एक लाइन में पूछे कि मूल्यांकन का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करते हैं, मानव के आचरण का मूल्यांकन का मतलब है हम उसको डिसाइड करते हैं कौन सा आचरण उचित है, कौन सा आचरण अनुचित है। तो मानव के आचरण को हम उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। सामने वाला पूछेगा उचित का मतलब व्हाट डू मीन बाय राइट एंड रॉन्ग, वी डिसाइड विच कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज राइट, विच वन इज रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। राइट मीन्स करना चाहिए, ऑट टू डू। राइट मीन्स ऑट टू डू, रॉन्ग मीन्स नॉट ऑट टू डू, नहीं करना चाहिए, अनुचित नहीं करना चाहिए। तो देखो इथिक्स में सबसे बड़ी बात है, यहां पे हम यह बताते हैं कि मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए। आगे देखेंगे, अभी सौगंध कुमार, विज्ञान है, आगे देख लेंगे, नॉर्मेटिव साइंस है। अभी जो बता रहा हूं उसको समझो। छत पे चढ़ना हो ना तो पहला कदम पहली सीढ़ी पे रखोगे, चौथी सीढ़ी पे ना तो फिसल के गिर जाओगे, चाहे जितना स्मार्ट बन रहे हो। तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ो और अपनी जो क्वेरीज है उसको इकट्ठा करके रखे रहो। जब इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से, उस समय अपनी क्वेरीज जो है, अपनी जो क्वेश्चन है उसको इकट्ठा करो, समाधान मिल जाना चाहिए, जरूर मिलेगा। शुरुआत में एक बार चीजों को समझो, सुनो और उसके अनुसार आगे की तरफ बढ़ो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। एक एक सीढ़ी चलते जाओगे ना, छत पे बहुत आराम से पहुंच जाओगे, एक ही बार में पहुंच जाओगे आराम से चलते हुए। बट क्रमिकता का पालन होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी 10वीं सीढ़ी पे उछल के पहुंच गए, फिर चौथी पे आ रहे हो, फिर तीसरी पे आ रहे हो, तो उसमें आगे टाइम ज्यादा लग सकता है। आधा स्मूथ रनिंग हो सकती है। बहुत सारे लोग एक बार में हिट कर देते हैं पेपर को, एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। तो पढ़ने का भी एक ढंग होता है, उसको उस ढंग से पढ़ते हुए बढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पढ़ाई का ढंग, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे में। तो कोई पूछे इथिक्स में क्या करते हो, व्हाट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इथिक्स, अब बोल सकते हो वी इवैल्यूएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वी इवैल्यूएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट डू मीन बाय इवैल्यूएट? We decide which action is right, which action is wrong. In other words, what ought to do and not ought to do. This is the subject matter of ethics. ये ethics में हम लोग करते हैं। Clear?
बोलो क्लियर। इंग्लिश में आ जाएगा, दोनों में बोल दूंगा, हमारी दोनों में चीजें क्लासेस लेता रहा हूं, तो कोई दिल पे लेके मत चलो, इतनी हिंदी सबकी अच्छी है, ठीक है। तो मूल्यांकन करते हैं। देखो, 2 बार आज तक सवाल पूछा गया इथिक्स जीवन में कैसे फायदा देता है, इथिक्स समाज में कैसे मददगार है। ये 2 बार सवाल आईएएस में पूछा जा चुका है। इन विच वे इथिक्स इज हेल्पफुल इन आवर लाइफ एंड सोसाइटी, इन विच वे इथिक्स इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, कैसे इथिक्स मददगार है। जितना मैं पढ़ा लूं उतना अगर पच जाए तो बहुत है, बन जाओगे आईएएस, इसके अलावा ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और जो मैं पढ़ा दूं, जो सपोर्ट में नोट्स दे दूं, इतना बंडल ऑफ बुक्स नहीं चाहिए आपको। और बुक्स में आप ही स्मार्ट बने हो कि खोज लोगे जिसमें मेरी नजर नहीं पड़ी हो। आप लोग पूछो बुक बता दें, बुक बता दें, कौन सी बुक पढ़ लोगे जिसमें से आप खींच के निकाल सकते हो, मैं नहीं निकाल पाया हूं। बहुत समय लगेगा ना। मेरे नोट्स को देखो, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, और जिस दिन एग्जाम हो आईएएस का नोट्स लेकर बैठ जाओ, मेरा भी लेकर बैठ जाओ, और जो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के कोचिंग से उनका भी नोट्स लेकर बैठ जाओ कि किसके नोट से ज्यादा बेहतर है, पिछले साल का लेकर बैठ जाओ। तो फिर सारा जो भ्रम है, जो भय है, और जो कई सारी चीजें हैं दिमाग में बैठी हुई, टूट जाएंगी। आप कह सकते हो शिवम मिश्रा, नो प्रॉब्लम, आई विल डिस्कस डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन मोरालिटी एंड इथिक्स। last year this question was asked in UPPCS, difference between morality and ethics. So when I will discuss ethics in detail, then I will discuss relation between ethics and morality. ध्यान देना, शुरू में ही मत उन चीजों को लाओ, नहीं तो हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे, बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा। आज का उद्देश्य यह है इस विषय की एक समझ आपकी डेवलप हो जाए। क्लियर, एक विषय आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसमें हमें ये पढ़ना है, और फिर डिटेल से एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। क्लियर, सारे बहुत इतने सारे लोगों के कमेंट्स आते, सबको पढ़ना मुश्किल काम है, ठीक है। तो कोई पूछे इथिक्स में क्या करते हैं, इथिक्स में मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं, अर्थात उन्हें उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इन प्रोसेस ऑफ दैट वी डिसाइड विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग। इन अदर वर्ड्स, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। इथिक्स में 2 बार सवाल पूछा जा चुका है आईएएस में, इथिक्स किस प्रकार जीवन और समाज में मददगार है। तो ध्यान देना, किस प्रकार मददगार है, पहला पॉइंट यहीं से मिलता है। एथिक्स हमें बताता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या करना उचित अनुचित है। तो इथिक्स गाइडर्स, ये इथिक्स हमें गाइड करता है, हमें मार्गदर्शन देता है। ये नंबर 1 फायदा है। आप पूरा इतिहास पढ़ लोगे, पूरा भूगोल पढ़ लोगे, पूरा साइंस टेक पढ़ लो, आप पीएचडी कर लो साइंस में, कहीं पे एक लाइन नहीं मिलेगा कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कुछ मार्गदर्शन थोड़ी देते हैं, ये सारे जो विषय हैं हमें केवल और केवल ज्ञान देते हैं। ज्ञान देगा कि इसको मिलाओगे तो ये बन जाता है, वो उसने उस पर आक्रमण किया, इसका ये कारण था, उसकी ये उसका परिणाम निकला। ये केवल इज में बात करते हैं, है में बात करते हैं, ऑट में डिस्कस नहीं करते। दे प्रोवाइड अस मियर नॉलेज, और इथिक्स हमें रास्ता दिखाता है कि जीवन में ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आईएएस में सवाल पूछा किस तरीके से फायदेमंद है, एक मेजर बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। इथिक्स हमें अंधविश्वास से बचाता है, पूर्वाग्रह से बचाता है। इथिक्स सेपरेट अस फ्रॉम सुपरस्टिशंस, ब्लाइंड फेथ्स एटसेट्रा, वन साइडेड अप्रोच। इथिक्स सेपरेट्स अस। कैसे सेपरेट करता है? हम कहेंगे क्या बाल विवाह होना चाहिए, जब डिस्कस करेंगे कहेंगे बाल विवाह अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। ये छुआछूत कैसा है, हम कहेंगे अनुचित है, नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में इथिक्स मददगार है, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं ना क्या राइट है क्या रॉन्ग है, विच एक्शन इज राइट
आकाश अभी थोड़ा फोकस करो। इथिक्स में पूछो कि क्या होता है। जैसे हम पूछे रसायन विज्ञान में क्या करते हो, बोलोगे रसायनों की विवेचना करते हैं। जीव विज्ञान में क्या करते हो, जीवों के बारे में अध्ययन करते हो। इतिहास में क्या करते हो, प्राचीन घटनाओं जो घटित हो चुकी घटनाओं के बारे में विवेचन करते हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परिणाम निकला। तो पूछा जाए इथिक्स में क्या करते हो, बोले मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, इतना तो समझ में आ जाएगा। मैं तो 10वां का बच्चा बैठा वो भी समझ लेगा। क्या करते हैं, मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। पूछा जाए मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, हम बोले कि कौन सा मानव का आचरण उचित है, कौन सा अनुचित है, मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी विवेचना कहां की जाती है। इतिहास में थोड़ी पढ़ते हो। इतिहास में तो आएगा कि याद कर लेते हैं सीरीज वाइज। अपने खानदान का 5 पीढ़ी याद नहीं होगा, वहां पे लाइन से याद करते, इनके पिता वो थे, उनके पिता वो थे, उनके पिता वो थे। उनकी 5 पीढ़ी याद रहती है, 7 पीढ़ी या अपनी 3 पीढ़ी के बाद आवाज नहीं निकलती है। इतिहास का अलग पक्ष है, वो थोड़ी बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे प्रोवाइड अस मियर नॉलेज, केवल ज्ञान देता है, रास्ता नहीं दिखाता है कि ये राइट है, ऑट टू डू, ये दिस वन इज रॉन्ग, नॉट ऑट टू डू। इज इट क्लियर। अरे आज का क्लास में समझो विषय वस्तु को, फिर ना आगे प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। हमारी इथिक्स की ऑलरेडी एक कक्षा चली रही है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। उसमें कल से हम दूसरे नंबर के टॉपिक में जाएंगे। इथिक्स जो दूसरा बैच है, ये फ्रेश बैच है, फिर से 0 से शुरुआत होगी इस बैच में। तो इथिक्स में पूछा जाए क्या करते हैं, बोलो इथिक्स में मानव के आचरण को उचित अनुचित कर मूल्यांकन करते हैं। और पूछा और क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई काम किया, आपने कोई एक्टिविटी की और मैंने कहा आपका कर्म अनुचित है, तो आप तुरंत सवाल पूछोगे। अलग से देख लेंगे पीयूष, अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसको देखो, मोरल साइंस देख लेंगे, उसमें मोरल कैरेक्टर की चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे मैं कहूं कि आपका कर्म अनुचित है, तो आप तुरंत सवाल पूछोगे किस आधार पे आप कहते हैं कि मेरा कर्म अनुचित है। तो इथिक्स में हम बहुत सारे आधारों की चर्चा करते हैं। आधार, निर्धारक, मानदंड, मीन्स इवन वी डिस्कस ग्राउंड्स, यार्डस्टिक्स और स्टैंडर्ड्स टू डिसाइड राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस। इफ इट इज सेड दैट योर एक्शन इज रॉन्ग, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ऑन विच ग्राउंड यू आर सेइंग दैट माय एक्शन इज रॉन्ग। So in ethics, we discuss different kinds of grounds, different kinds of yardsticks to decide rightness and wrongness of an action. हम बहुत सारे सिद्धांतों की विवेचना करते हैं, बहुत सारे मानकों की विवेचना करते हैं, नियमों की विवेचना करते हैं, यह डिसाइड करने के लिए कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो इथिक्स में पहली बात, मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं, बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम उस आधारों की भी चर्चा करते हैं जिसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि देखो भाई ये काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम कानून की भी बात होती है। अगर कानून के अनुसार कर्म कर रहे हो तो आपका कर्म सामान्यतः उचित माना जाएगा, और कानून पे प्रहार कर रहे हो तो कर्म अनुचित माना जाएगा। इफ यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ, जनरली योर एक्शन इज राइट, एंड अगेंस्ट लॉ, इफ यू आर वायलेटिंग लॉ, तो एक्शन आपका रॉन्ग हो गया, नहीं करना चाहिए, पनिशमेंट हो जाएगा। तो हम इथिक्स में खूब ऐसे आधारों की बात करते हैं, निर्धारकों की बात करते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करते हैं कैसे हम गुड डिड्स को प्रमोट करें, कैसे रॉन्ग डिड्स को हम डिस्करेज करें, कैसे हम उचित कर्मों को प्रोत्साहित करें, अनुचित कर्मों को प्रोत्साहित करें। अब देखो अपना जो इथिक्स का सिलेबस है, इसमें खूब ऐसे टर्म्स आए हैं जिनको अगर फॉलो किया जाएगा तो उचित कर्म बढ़ेंगे, अनुचित कर्म रुकेंगे। जैसे सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, सिटीजन चार्टर है, सोशल ऑडिटिंग है,
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। ये सारी चीजें क्यों आई हैं? ताकि गलत कर्म रुके और अच्छे कर्म बढ़े। भारत सरकार ने इतने उपाय कर रखे हैं अनुचित कर्मों को रोकने के लिए, टू डिस्करेज बैड डिड्स, टू डिस्करेज रॉन्ग डिड्स। सीबीआई है, एसीबी है, बोलो, एंटी करप्शन एजेंसियां हैं, सीबीसी है, वो एनआईए है। गलत कर्म करोगे तो कोई ना कोई एजेंसी अपने रडार पे ले लेगी। तो गलत कर्मों को हतोत्साहित करने के लिए, जस्ट टू डिस्करेज रॉन्ग डीड्स, डिफरेंट एजेंसीज आर देयर। वो अच्छे कर्मों को एक तरीके से प्रोत्साहित करेंगी और बुरे कर्म करने वालों को पनिशमेंट देंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, सारे लोग बोल लो इज इट क्लियर। ईडी भी है, ईडी भी है। पहले ईडी कम चर्चित थी, अभी आज के डेट में लोगों को, पहले सीबीआई से लोगों को बुखार चढ़ता था, अब ईडी का नाम सुन के बुखार चढ़ता है। अब ईडी ज्यादा एक्टिव है। अब आज से कुछ साल पहले सीबीआई, ईडी को कम लोग जानते थे। तो ये चीजें हैं। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो ये पार्ट क्लियर। तो हम इथिक्स में क्या करते हैं? सारे लोग बोलो। इथिक्स में हम मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं, उसे राइट और रॉन्ग में हम डालते हैं। इथिक्स हमें बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट ऑट टू डू एंड नॉट ऑट टू डू। इथिक्स में हम इसकी भी चर्चा करते हैं कि व्हाट्स द ग्राउंड और यार्ड स्टिक टू डिसाइड राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन। किस आधार पे हम निर्धारित करें कि कर्म, ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। और कुल मिला के इथिक्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट्स द एम ऑफ इथिक्स। मान लो इथिक्स रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उद्देश्य क्या है इथिक्स का? इथिक्स का उद्देश्य है कि एक सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो, गुड ह्यूमन लाइफ। दिस वन इज द एम ऑफ इथिक्स। इथिक्स का यह उद्देश्य है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में तालमेल हो जाए, टू मेंटेन हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। दिस वन इज द एम ऑफ इथिक्स। मैं पूछूं इथिक्स का क्या उद्देश्य है? पढ़ने का उद्देश्य क्या है? एक सुखद सामाजिक जीवन, गुड ह्यूमन लाइफ। अगर सारे लोग उचित काम करने लगे, अनुचित काम से दूर हो जाएं, तो हमारा सामाजिक जीवन सुखद हो जाएगा, गुड हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा और आपस में प्यार और मोहब्बत हो जाएगा। ये सुनो, समाज में संघर्ष नहीं होगा। बोलो, इट शुड बी क्लियर। तो दिस वन इज द एम ऑफ इथिक्स। दूसरा, आज के समय में बड़ी समस्या क्या है? आज हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में एक बड़ी समस्या है कि हम में से अधिकांश लोग अपने हित को वरीयता दे रहे हैं और सामाजिक हित, सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं। दे आर प्रमोटिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और इन दिस प्रोसेस जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको हिट कर रहे हैं। कोई सामान बेचने वाला है तो पता चला मिलावटी सामान बेच रहा है कई जगहों पे, सब लोग नहीं। मतलब अपना हित सद जाए, समाज जाए, भाव में समाज को दुख होना है हो जाए। और जो जहां बैठा हुआ है वो अपने हित को साधने में लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, नॉट ऑल और एवरी स्फेयर, मस्ट बी अवेयर। सभी लोग नहीं। डॉक्टर कई सारे बहुत अच्छा काम करते हैं, दे आर लाइक गॉड ऑल्सो। बट कई डॉक्टर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साधने में, आपको रोग है एक, मतलब 4 टाइप का टेस्ट करा देंगे, वो प्रॉब्लम है। वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। दुकानदार, अलग अलग वर्ग, समाज के डिफरेंट, मिला है ठेका किसी इंजीनियर को या किसी ठेकेदार को पुल बनाना है, तो पुल किसके लिए बनेगा? ब्रिज बनाना है, फॉर पब्लिक वेलफेयर। अब ब्रिज बनाने के लिए ठेका मिला कॉन्ट्रैक्टर को, वो सोचता है मेरा क्या, अपने हित में बनाना शुरू करता है, थोड़ा कम पैसा लगाएगा। पब्लिक का हित भले ही चोट पहुंच जाए,
तो पतला ऐसा पुल बना देगा कि हवा में ही उड़ जाए, थोड़े से अपने आप पत्ते की तरह गिर जाए, तूफान है तो उड़ के दूसरी जगह चला जाए, पुलिस शिफ्ट हो जाए। ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। सो इन सच काइंड ऑफ इंस्टांसेस व्हाट इज हैपनिंग, आज सोसाइटी में इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, व्यक्तिगत हित की सिद्धि के लिए सार्वजनिक हित पे प्रहार हो रहा है। इथिक्स हमें बताता है दोनों में तालमेल होना चाहिए। देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, तभी तो सुखद मानवीय जीवन होगा। तो इथिक्स का अध्ययन कितना जरूरी है। नहीं तो अगर समाज में सभी लोग अपने अपने हित को वरीयता दे लें, दुकानदार हो, वकील हो, नेता हो, डॉक्टर हो, दुकानदार हो, इस समाज की दशा क्या होगी? रहने लायक नहीं बचेगा। सब यदि अपने अपने हित को वरीयता दें, किसी के घर में कोई, किसी का घर है, बगल में सरकारी जमीन है, उस पर कुछ पेड़ लगे हों, बड़े अच्छे पेड़ हो, जंगल टाइप का हो, उसमें कीमती पेड़ लगे हों, कुछ कुछ मान लो शीशम का पेड़ लगा हो, तो बगल में ये सरकारी जमीन पे लगाओ, तो हमेशा सोचता रहता है कि कब निपटा दे इसको, बड़ा महंगा पेड़ है, इसको बेचेंगे ना बहुत फायदा हो जाएगा, रातों रात काट के हो सकता है बेच दे। किसके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उस पेड़ों से लाभ है समाज को, पब्लिक हित पे प्रहार। बोलो ये सुनो, ये सारी चीजें हो रही हैं, एथिक्स जरूरी है। और ये सवाल पूछा ना आईएएस में, 2 बार सवाल पूछा जा चुका, मैं सवाल दिखाऊंगा कैसे एथिक्स समाज और जीवन के लिए उपयोगी है, कैसे एथिक्स समाज और जीवन के लिए उपयोगी है। अब देखो 2016 में सवाल पूछा, आचार नीति, एक्सप्लेन हाउ इथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, समाज और मानवता का किस प्रकार भला करती है। समाज और मानव का इस प्रकार इथिक्स, आचार नीति, हिंदी अनुवाद कर दिया आचार नीति, अंग्रेजी में पढ़ लो। एक्सप्लेन हाउ इथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, मानव का कैसे भला करती है, बताती है मानव को कि देखो बेटा ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है। कौन रास्ता दिखाता है? वो भूगोल पढ़ने से थोड़ी रास्ता मिलेगा। ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान आवश्यक है अपने जीवन के लिए, बट इथिक्स हमें रास्ता बताता है, ये करना चाहिए, नहीं करना, किस प्रकार भला करती है, समाज का किस प्रकार भला करती है। तो इथिक्स ना समाज में जो कुरीतियां प्रचलित हैं उनको दूर करने में मददगार है। आप इथिक्स अगर पढ़ रहे हो और पूछा जाए ये बताओ छुआछूत होना चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? प्रस्तावना को ला दोगे, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है, बंधुत्व की बात, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो अगर समाज में छुआछूत है, टचेबिलिटी है, तो इट विल सर्टेनली गो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों में प्रहार करते हैं, नहीं होना चाहिए। रास्ता दिखाता है इथिक्स। कौन सा टफ सवाल है, 2 बार पूछा जा चुका है। इस सवाल को विषय तो समझ में आ जाए, विषय नहीं समझ में आएगा तो फिर तो दिक्कत होगी। और जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं। टॉपिक पढ़ो, प्रीवियस ईयर्स का सवाल देखो। अगर सवाल बनने लगे इसका मतलब आप एक ट्रैक पे हो। दिमाग में एक गांठ बांध लेना सारे लोग, आपका सबसे अच्छा मित्र इस तैयारी के क्रम में और सबसे अच्छा मार्गदर्शक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद और जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे, जो शिक्षकगण हैं वो भी हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस बैंक पिछले साल का देखते हो टॉपिक वाइज, तो आपको पता चलता है किसी टॉपिक को कितनी गहराई में जाकर पढ़ना है और कितने दूर तक पढ़ना है, डेप्थ कितना चाहिए, एक्सटेंशन कितना चाहिए।
इसी टॉपिक में कितने आयाम निकलकर सामने आ रहे हैं, ये तभी पता चलता है जब आप, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस, गोइंग टू सी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर, तो हमेशा क्वेश्चन पेपर रखो डिफरेंट इथिक्स एंड रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स में कई बार रिचुअल्स आ जाता है। पॉप जॉय, देखो नया नाम है पॉप जॉय, ये पॉप जॉय करते हैं, तो अलग अलग पार्ट है उसमें देख लेंगे। रिलीजियस बुक को फॉलो करना हमेशा इथिकल नहीं माना जाएगा। कई बार रिलीजन धर्म के नाम पे अंधविश्वासों को फैला देता है। समटाइम्स रिलीजन encourages blind beliefs and superstitions in society. Even social evils को भी बढ़ा सकता है रिलीजन। इसलिए हम रिलीजन में कही गई सारी बातों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोरालिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इथिक्स। उधर में छोड़ो दो, गीता पे मत जाओ, गीता बाद में पढ़ लेना। कितना लगातार सवाल सवाल सवाल, पर रुक के पूछ लेना, पहले आप इसको समझो, गीता पे डिटेल से पढ़ लेना, फिर एक पूरी क्लास गीता पे ले लेता हूं। तो मैं कहूं इथिक्स में करते क्या हो? बोले इथिक्स में मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं, सही गलत के रूप में निर्धारित करते हैं, राइट और रॉन्ग में डिसाइड करते हैं, और इसके साथ साथ हम निर्धारकों की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? सुखद मानवीय जीवन हो, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में तालमेल हो, इसके लिए इथिक्स में ये सारी चीजें होती है। ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये आगे देखो, पढ़ने के क्रम में हम रिलीजन के तमाम चीजों को देख लेंगे, अभी नहीं, अभी पढ़ो इथिक्स। जब टॉपिक पे आएंगे ना तो फिर उठा लेना सवाल को, इस सारी चीजों को टैकल कर लेंगे, क्लियर होना चाहिए, ओके। कोई 26 में देने वाला है, 26 में दो, 25 में देना है तो 25 में एग्जाम दो, मगर अभी से एक आसानी से उपलब्ध है। तो खान साहब ने व्यवस्था कर दी आपके लिए, तो आसानी से जब उपलब्ध है तो एक राउंड गो थ्रू कर लो, और जो पढ़ोगे सब आपके लिए फायदेमंद है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और ज्ञान अगर आसानी से मिल रहा हो, उपलब्धता है ना। नहीं तो जिन लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया उनको सुनना आसान काम नहीं है, बहुत आसानी से उनसे आप पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ने के क्रम में बहुत सारा भौतिक संसाधन खर्च हो जाता है आपका। अभी तो बड़ी आसानी से मिल रहा है, तो उसके महत्व को समझो और लाभ प्राप्त करो। क्या दिक्कत है? अभी न्यू अपनी मजबूत कर लो, ठीक है, ओके, कर सकते हो। देखो दूसरा टर्म है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। इस शब्द को समझ लेते हैं। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी एमॉन्ग इथिक्स, ये स्पीच, एक्शन एंड थॉट। ये स्पीच है, वचन, स्पीच, एक्शन एंड थॉट, स्पीच, एक्शन एंड थॉट। ये थॉट है, थॉट मतलब विचार, स्पीच का मतलब वचन, और स्पीच एक्शन, एक्शन मतलब कर्म, कर्म, विचार वचन और कर्म में यदि संगति हो, कंसिस्टेंसी हो, संगति, हार्मोनी हो, सामंजस्य हो, कंसिस्टेंसी हो, स्पीच, एक्शन एंड थॉट में, तो वो सत्यनिष्ठा है। लिख लो, आप इस फोटो को बना लो या दिमाग में प्रिंट कर लो, क्लियर। देखो विकास, हम इथिक्स को लॉ बुक सीधे सीधे नहीं बोल सकते। कानून बाध्य करता है कि ये करो, नहीं तो पनिशमेंट दे देगा। इथिक्स में ऐसा बाहरी बाध्यता नहीं है, कोई बाहर से इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। इथिक्स आपके अंदर से निकलता है। इथिक्स में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम स्वेच्छा से करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, अकॉर्डिंग टू आवर फ्रीडम ऑफ विल वी परफॉर्म इथिकल डीड्स। अब यहां फोकस करो आप। तो कोई पूछे इथिक्स क्या है, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी, अब बोल सकते हो कंसिस्टेंसी इन स्पीच, एक्शन एंड थॉट इज नोन एज इंटीग्रिटी। तो इसमें क्या करोगे? अगर आप
फियर है, भय, भय से प्रभावित नहीं हो रहे हो, ग्रीड, लोभ से प्रभावित नहीं हो रहे हो, प्रेशर, दबाव से प्रभावित नहीं हो रहे हो। अगर आप बिना भय के, बिना लोभ के, बिना दबाव के जो आपकी ड्यूटी है अगर परफॉर्म कर रहे हो तो कहा जाएगा कि आपके अंदर सत्यनिष्ठा है। आज के डेट में लोगों में इंटीग्रिटी घट रही है। सुबह आपसे कोई व्यक्ति बात करेगा कि ठीक है ये सामान मैं आपको 1000 रुपए में दे दूंगा, कमिटमेंट हो गया, तय हो गया, बात में हो गई बात, बाहर निकला कहा कि 1050 रुपए देंगे, तुरंत बदल जाएगा। हम कहेंगे लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, वचन कुछ और है, कर्म कुछ और है, तालमेल नहीं है वचन और कर्म में, कथनी और करनी में अंतर नहीं है, कह रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और। डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड स्पीच, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एक्शन एंड स्पीच। करेगा कुछ, कहेगा कुछ। हम कहेंगे इस आदमी में ना इंटीग्रिटी नहीं है। आज समाज में इंटीग्रिटी तेज गति से घट रही है। थोड़ा सा डर पैदा होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, फियर होता है, ग्रीड होता है, व्यक्ति अपने ड्यूटीज को छोड़ देता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को, ड्यूटी का मतलब जो उसका कर्तव्य है या जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, या फिर जो कानून हैं, जो नियम हैं, उनको दृढ़तापूर्वक पालन कर रहा है, निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है और भय लोभ से कोई बदल नहीं रहा है, हम कहें इस आदमी में सत्य निष्ठा है, सत्य के प्रति निष्ठा है, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है। इसको डराओगे तब पर भी नहीं बदलेगा। एक आईएएस अधिकारी हैं अशोक खेमका, आज तक लगभग 54-55 बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। उनको कोई लोभ दिखाए, कोई प्रेशर दे, बात अपनी एकदम चलेंगे उसी तरीके से जो उनको करना है। आप उनको कोई चाहे कि भयभीत करके काम करा लें, दबाव डाल के काम करा लें, मानते ही नहीं है। सरकार उनका इधर से उधर घुमाते रहती है। पीछे उनका आया था कि मुझे क्यों इतना वेतन दे रहे हो, मैं तो काम ही नहीं कर पाता हूं, काम हमें ऐसी जगह लगाओ जहां मैं कुछ काम कर सकूं। पता है कि ये गलत काम करेंगे नहीं, दबाव सहेंगे नहीं, लोभी आदमी है नहीं, बोलो इनको कोई ग्रीड नहीं है, तो बार बार ट्रांसफर 55 बार, 55 साल की नौकरी नहीं हुई, 55 बार ट्रांसफर हो गया। किसी भी अधिकारी का मनोबल डाउन हो सकता है। एक शहर से उठा के 50 किलोमीटर फिर भेज दो, बच्चों का एडमिशन खत्म होगा, स्कूल बदलेगा, कितना दबाव होता होगा परिवार में। हमेशा बैग अपना वो बांध के ही रखते हैं कि बेटा पता नहीं कब खबर आ जाए कि यहां से ट्रांसफर हो रहा है, फिर से जाओ। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, राइटिंग मत देखो। यहां पे मैंने बोला ना, थॉट, स्पीच एंड एक्शन, देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन स्पीच, एक्शन एंड थॉट। एफ मतलब फियर, ग्रीड, प्रेशर, दबाव, लोभ और भय। बोलते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, देखो जरूरी है लिख के देख देख के लिखोगे क्या? 5वें 6ठे के बच्चे हो, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे बोलने से लिख सकते हो ना, लिखो, क्या दिक्कत है? अब ये देखेंगे ऊपर में कि हाँ संगति, स के ऊपर बिंदु है, गति लिखा हुआ है, अरे सामंजस्य लिखा हुआ है, संगति लिखी हुई है, लिख लो। ड्यूटी है, मूल्य है, कानून है, नियम है, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो। उसके बेस पे देख देख के एक वर्ड्स लिखोगे। मैं इसलिए एक एक शब्द को 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं। क्लियर? देखो इसीलिए जब इतनी बार ट्रांसफर होने लगता है, अधिकारी क्या करता है कि थोड़ा तालमेल कर लेते हैं नेताजी से, जो दल है उसके साथ थोड़ा बहुत तालमेल कर लेता है, मतलब तरफदारी करने लगेगा वो, तो फिर तो वो बहुत प्राइम पोस्टिंग उनकी बनी रहती है कई वर्षों तक। क्लियर? तो जो मैं बोलूं उसको लिख लो, मेरे बोलने के बेस पे लिख लो।
आंख से देखो, अनुमान लगा लो कि मैंने टी बोला तो थॉट है, एस बोला स्पीच है, एक वचन है, एक्शन है, कर्म है, इसके बेस पे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लिखने की तो क्षमता है, सुन तो रहे ही हो, बहुत है इतना। तो पूछा जाए सत्यनिष्ठा क्या है, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? अब बोलो कि मन, वचन, विचार, वचन और कर्म में संगति का होना ही सत्यनिष्ठा है। कितने आराम से बोल दोगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों में इसकी कमी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। अधिकारियों को बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी दबाव के अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। उन्हें मूल्य के अनुसार आचरण करना चाहिए, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए, तो सत्यनिष्ठा होगी। और ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा। अगर अधिकारी में इंटीग्रिटी है तो सर्टेनली आप करप्शन को रोकोगे। अधिकारी में सत्यनिष्ठा नहीं है तो करप्शन वहां बढ़ेगा। ध्यान देना, मनमानापन हो सकता है। ठीक है गौरव कुमार, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, हम जब इसको पढ़ाएंगे तो और डिटेल में चले जाएंगे। अभी देखो, ये केवल जान लो कि आखिर इथिक्स में होता क्या है। तो इथिक्स में हम मानव के कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स को इवेल्युएट करते हैं। हम ये करते हैं इथिक्स में कि भाई कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। हम फिर इसकी भी चर्चा करते हैं कौन सा ग्राउंड है डिसाइड करने का, कैसे कहेंगे ये सही है गलत है, और फिर उद्देश्य क्या है, सुखद मानवीय जीवन। प्रश्न है कि आखिर हम इंटीग्रिटी में करते क्या है इंटीग्रिटी? सब तो खूब प्रयोग करते हैं। पीछे बॉलीवुड के एक हीरो हैं, उनका स्टेटमेंट था कि मैं एक बार कमिटमेंट कर लिया तो अपना भी नहीं सुनता हूं। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, डायलॉगकार ने लिखा होगा, उन्होंने बोल दिया कि जब मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं, वचन दे देता हूं, तो अपना भी नहीं सुनता हूं। मतलब वचन दे दिया तो वो करेंगे ही करेंगे, मतलब एक बार कह दिया सो करेंगे ही करेंगे, भले ही घाटा हो रहा हो, भले ही कोई लोभ दे रहा हो, कोई भयभीत कर रहा हो। कई बार लोग अपने वचन की रक्षा करते हैं। अरे मान लो आप अधिकारी हो, आप पुलिस अधिकारी हो, आपने रंगे हाथों किसी अपराधी को पकड़ा, महिला का बैग लेकर भाग रहा था, आपने रंगे हाथों पकड़ा और महिला को आपने कहा कि देखिए मैं इसको अब तो पक्का दंड दूंगा, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। वचन दे रहे हो। अब पता चला उसी समय नेताजी का कॉल आ गया कि अपना आदमी है। इस टाइप से कई लोग मेरे घूमते हैं। हो सकता है किसी दबंग व्यक्ति का कॉल आ जाए आपके पास और आप डर जाओ कि अरे नेताजी नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर उस व्यक्ति को छोड़ दो तो कहा जाएगा कि आपके भीतर सत्यनिष्ठा नहीं है, या ऊपर से ऑफर आ गया पैसे का, लोभ आ गया, दबाव पड़ने लगा कि छोड़ दो नहीं तो ठीक नहीं होगा, ये अपना ही आदमी है, घूमता रहता है ऐसे। बोलो, और आपको लग रहा है कि इतना पैसा मिल जाएगा इसको छोड़ देंगे तो। अभी आप तो वचन दे रहे थे उसको कि भाई रंगे हाथों पकड़ा है, मैं इसको दंडित जरूर, मैं एक्शन लूंगा इसके ऊपर, और तुरंत जैसे ही आया कि पैसा मिल जाएगा कुछ ऊपर से, तो आपने उस अपराधी को छोड़ दिया। हम कहेंगे इस अधिकारी में सत्यनिष्ठा नहीं है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी एक बड़ी समस्या है प्रशासन में। इज इट क्लियर? तो एक प्रशासनिक अधिकारी के विचार में, वचन में और कर्म में संगति होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा। उसे बिना किसी भय के, लोभ के, दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, विदाउट एनी फियर, ग्रीड एंड प्रेशर। ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, ही शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, एक्सेप्टेड वैल्यूज, नॉर्म्स एटसेट्रा। दिस इज नोन एज इंटीग्रिटी। हो गया काम? और डिटेल पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे डिटेल से। इज इट क्लियर? और इसको पढ़ लेंगे डिटेल से। अभी तो संक्षेप में एक समझा रहा हूं कि आपको विषय वस्तु की एक आरंभिक रूपरेखा हो जाए। आज के क्लास का प्रयोजन
बड़ी संख्या में आपके प्रश्नों को जो बाद में उठना चाहिए उसका समाधान करना नहीं है। आज का प्रयोजन है ये विषय जो आप पढ़ने जाओगे 250 मार्क्स का है, बड़ा उपयोगी है। इथिक्स में ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको जो जीएस के फर्स्ट पेपर में फायदा देगा। जैसे देखो आप अभी उसके बाद इस पे चलेंगे हम लोग। एक बार चीजों सिलेबस को एक राउंड देखो आप सारे लोग। जिस मीडियम में लिखना उस मीडियम में लिखना, राइटिंग किसी में करना हो करो। अब देखो हमारे सिलेबस में, इथिक्स वाले सिलेबस में महान नेता पढ़ना है, सुधारक पढ़ना है, और नेता और सुधारक तो आपको इतिहास के जीएस फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है। यहाँ सुधारक में राजा राम मोहन राय भी पढ़ोगे, विवेकानंद भी पढ़ लोगे और गांधी भी पढ़ लोगे, क्योंकि यहां पे आगे में ये भी तो है दार्शनिकों का योगदान। पटेल भी पढ़ लोगे महान नेता में, डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी पढ़ोगे, और इन लोगों के बारे में इतिहास वाले पे जीएस फर्स्ट पेपर में भी तो सवाल बना है। 2-3 साल पहले पूछा कि गांधी और अंबेडकर वर्ण व्यवस्था में अंतर बताइए। आप इथिक्स में पढ़ो, जीएस के फर्स्ट पेपर में लिखो। इसका लाभ आपको जीएस फर्स्ट पेपर में मिलेगा यदि आप इथिक्स ठीक से पढ़े हो। तो इथिक्स ठीक से पढ़े हो तो ये देखो, ये जो पार्ट है ये जीएस सेकंड पेपर में, आपको जीएस सेकंड पेपर पढ़ोगे तो वहां पढ़ना है सूचना का अधिकार। जीएस सेकंड पेपर में गवर्नेंस पढ़ना है, सिटीजन चार्टर पढ़ना है, सूचना का अधिकार पढ़ना है। ये जीएस के सेकंड पेपर में भी पढ़ना है। इथिक्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लाभ देगा जीएस फर्स्ट पेपर में, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो लाभ देगा जीएस के सेकंड पेपर में। गवर्नेंस का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था और गवर्नेंस है, वहां पे शासन है। तो इथिक्स का खंड उपेक्षित खंड माना जाता है। लोग कई कई महीने छोटा छोटा पार्ट पढ़ लेते हैं और उनको लगता है इथिक्स कर लेंगे, इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं लोग। तो आप इसको ठीक से पढ़ो, ये आपकी अंतिम सफलता में और ऊंचे रैंक के निर्धारण में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। 250 नंबर का अगर पढ़ते हो ना तो आपको लाभ एसे में मिल रहा है, कुछ लाभ आपको जीएस के फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा, कुछ लाभ आपको जीएस के सेकंड पेपर में मिलेगा। तो इसका डोमेन वहां तक जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसी की तैयारी से सब हो जाएगा, मगर इसका लाभ निसंदेह आपको मिलेगा वहां पर भी, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा यहां ठीक से पढ़ लो और पूरे सिलेबस में ध्यान रखना। पूरे सिलेबस में आपको पता होना चाहिए कि जो स्थिति है, जो सिलेबस की स्थिति है, पूरे पेपर में सबसे कम समय में 250 नंबर का ये पेपर तैयार होता है। लगभग 2 महीना ठीक से पढ़ लो, इंग्लिश में थोड़ा और कम ही लगता है टाइम, तो ये आपका 250 मार्क्स आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का सवाल बना लोगे। ये तीनों में से कोई भी पेपर ना 2 महीने में संभव ही नहीं है। एक एक पार्ट 2-2 महीने से ज्यादा जा सकता है। इसमें हो सकता है एक एक पार्ट आपको 2 महीना क्रॉस कर जाएगा भी। मगर इथिक्स तो कई सारे पार्ट जो है 50 नंबर 60 नंबर के, वो 2 महीने चल जाते हैं। और ये 2 महीना आप ठीक से पढ़ लो, 60 डेज अराउंड पूरी तरीके से 100% कंट्रोल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर सकते हो। और इसका लाभ आप, मैंने बताया, सिलेबस दिखाकर बताया कि देखो कहाँ कहाँ लाभ है। तो आप अपनी रणनीति कैसे बनाते हो ना, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कैसे प्लानिंग करते हो, नंबरों को आपको जानना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा नंबर आ रहा है। जहां नंबर ज्यादा हो वहां समय देकर खींच लेंगे नंबर को। तो कई बार हो सकता है आप 10 नंबर के लिए आपने 50 दिन का समय दे दिया हो और 250 नंबर के लिए आप पता चल रहा है कि 35 दिन 30 दिन का समय दे रहे हो। तो कई लोगों की जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, वो ठीक नहीं है। स्पेशली ये चीजें दिखती है हिंदी मीडियम में।
तो आपकी अपनी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। आपको पहले एक बार खूब बैठ के डिस्कस करना चाहिए, देखना चाहिए किस पार्ट में कितना नंबर का गेम हो रहा है। सब एनालिसिस करके बैठ जाओ, एक चार्ट बना लो कि हाँ इसमें ये चीजें हैं। सिलेबस शेयर कर देंगे, सिलेबस डाला हुआ है, आप सिलेबस सारे लोग डाउनलोड कर लो। नंदिनी राजावत हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, जब मैं बोलूं उसको समझ लो। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है तो इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एप्टीट्यूड अब थोड़ा बड़ा कर देंगे शब्द को आगे में, हैंडराइटिंग भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है ये ध्यान रखना। एप्टीट्यूड जो है ये एक्वायर्ड हो सकता है या फिर बाई बर्थ हो सकता है, ये ध्यान रखना। नेचुरल भी हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है, जन्मजात हो सकता है या अर्जित हो सकता है। अर्जित या जन्मजात बाई बर्थ भी हो सकता है और अर्जित भी कर सकते। एक्वायर्ड और नेचुरल यू कैन से। ये जो है अर्जित हो सकता है या हम जन्म से लेकर भी कई बार अभिक्षमता पैदा करते हैं। एबिलिटी है या पोटेंशियलिटी है। ये जो अभिक्षमता है किसी व्यक्ति का इन ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, इन सम स्पेसिफिक एरिया, किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, नोट कर लोगे, किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, इन सम स्पेसिफिक एरिया और एक पर्टिकुलर पर्सन। देखो हम जितने लोग आप लोग सुन रहे हो इसमें आप सब लोग एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो। आप सबका किसी खास क्षेत्र में ना कुछ अभिक्षमता हो सकती है, जिसको अगर ठीक से प्रशिक्षण दे दिया जाए तो भविष्य में साकारित हो जाएगी। तो ये जो अभिक्षमता अगर कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय एप्टीट्यूड, बोलो कि ये किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित का मतलब इंटरनल हो गया। अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य, पोटेंशियलिटी, क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है। पूछा जाए अभिक्षमता क्या है तो बोलो अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित मतलब भीतर में विद्यमान, इनसाइड, अंतर्निहित क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी, उसके पोटेंशियलिटी, क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। प्रशिक्षण और वातावरण, थ्रू ट्रेनिंग एंड एटमॉस्फियर पॉसिबल टू एक्चुअलाइज। संदर्भ को फिर से समझना, 2 बार 3 बार रिपीट करना। नया शब्द आपको मिल रहा है एप्टीट्यूड, APTITUD, अभिक्षमता। कोई पूछे अरे यार एप्टीट्यूड होता क्या है, बोला एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति का, हम सारे लोग व्यक्ति हैं, किसी विशेष क्षेत्र में, इन सम स्पेसिफिक एरिया, अंतर्निहित पोटेंशियलिटी को दर्शाता है, उनकी एबिलिटी को दर्शाता है, पोटेंशियलिटी को दर्शाता है, वो दर्शाता है जिसको भविष्य में प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। पॉसिबल टू एक्चुअलाइज इन फ्यूचर, साकारित किया जा सकता है। थोड़ा रफ लिख लेना, एक बार लिख लो थोड़ा बहुत, या याद करना है तो याद कर लो। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का, स्पेसिफिक पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का किसी स्पेसिफिक एरिया में जो उसकी क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसको दर्शाता है, एबिलिटी को और पोटेंशियलिटी को दर्शाता है, विच इज पॉसिबल टू बी एक्चुअलाइज इन फ्यूचर थ्रू ट्रेनिंग एंड एटमॉस्फियर।
अभिक्षमता, एक बार फिर से सुन लेना, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र मतलब स्पेसिफिक एरिया में, उसके अंतर्निहित मतलब इंटरनल, सामर्थ्य का मतलब पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है, विच इज पॉसिबल टू बी एक्चुअलाइज इन फ्यूचर थ्रू ट्रेनिंग एंड एटमॉस्फेयर। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, एक बार चाणक्य थे, ध्यान से सुनना, एक बार चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे, एक कोई विलेज को क्रॉस कर रहे थे। चाणक्य, ग्रेट पर्सनालिटी चाणक्य, जब गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ गांव के बच्चे नाटक खेल रहे हैं, वे एक नाटक प्ले कर रहे थे। तो चाणक्य रुक गए, देखने लगे बच्चे नाटक कैसे खेल रहे हैं। तो जो नाटक खेल रहे थे बच्चे उस गांव में, तो एक बच्चा उसमें राजा बना हुआ था और जो अन्य बच्चे थे वो अपनी समस्या बताते थे राजा को। उस जो एक बच्चा जो राजा बना हुआ था, और जो राजा बना हुआ बच्चा था उनके प्रॉब्लम्स को सुनता था और समाधान कर रहा था, सॉल्यूशन। one child was playing the role of a king in that play, in that act. वो राजा का अभिनय कर रहा था, आपस में खेल कर रहे थे, गांव में कई बार बच्चे खेलते हैं। तो कौटिल जो चाणक्य थे उन्होंने अपनी पारखी नेत्रों से भांप लिया, कहते इस बच्चे में तो राजा बनने की अभी क्षमता है। भांपा उसको, उस बच्चे को उसके माता पिता से परमिशन लेके ले गए, उनको प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया, उनको एटमॉस्फेयर दिया उन्होंने, और उस बच्चे ने कालांतर में उस समय का जो एक महान वंश था नंदवंश को उखाड़ फेंका। उस बच्चे ने उखाड़ फेंका, वो बच्चा कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। तो यदि सवाल पूछा जाए कि चाणक्य ने आखिर उस बच्चे में क्या देख लिया, क्या देखा कि उठा के ले गए उसको, उसके माता पिता से मांगकर, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, तो आपको कहना पड़ेगा उस चाणक्य ने उस बच्चे में बच्चे की अभिक्षमता को देखा कि इसके अंदर तो क्षमता जो है ना, क्षमता है, सामर्थ्य है राजा बनने का। तो अगर क्षमता है राजा बनने का तो उसको अगर ट्रेनिंग दे देंगे तो राजा बहुत अच्छा राजा बनेगा। तो ध्यान करना, अभिक्षमता जो है, एप्टीट्यूड जो है, इट इंडिकेट्स इंटरनल पोटेंशियलिटी, कैपेबिलिटी, और इन वन सेंस यू कैन से एबिलिटी टू परफॉर्म समथिंग इन सम स्पेसिफिक एरिया which is possible to be actualized in future through training and atmosphere. अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से साकारित, एक्चुअलाइज किया जा सकता है। परफेक्ट है, इतना लिख दोगे तो। एग्जाम्पल चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, भांप लिया, इसके अंदर क्षमता है राजा बनने की। अच्छा, यूपीएससी खोज रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कौन सा व्यक्ति आईएएस बन सकता है, इस पद पे बैठाना है, आईएएस के पद पे, आईपीएस के पद पे, तो वो भी पद पे है तो खोजती है किसके अंदर क्षमता है, किसके अंदर सामर्थ्य है। लो बेटा, सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट करती है कि क्षमता है कि नहीं, भीतर में अंतर्निहित आपके अंदर क्षमता है कि नहीं आईएएस बनने की। तो लो डिफरेंट क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल कर दिया, डिफरेंट क्राइटेरिया लागू कर दिया ना, कि बताओ तुम्हारे अंदर क्षमता है कि नहीं भाई, ये सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं। लगता है कि हाँ सीसेट तो क्वालिफाई कर गया, इसका मतलब इसके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है। फिर एक तरीके से फिर उसने कहा कि फिर परीक्षण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे हम कि आपके अंदर क्षमता और सामर्थ्य है कि नहीं। तो आ जाओ मेंस में, अब देखा जाता है कि आपके अंदर लिखने की क्षमता है कि नहीं है, ठीक से लिख सकते हो कि नहीं,
देश दुनिया की जानकारी अर्जित करने की क्षमता है कि नहीं आपके भीतर? लगता है कि क्षमता तो है इसमें, तो और कहता है कि ठीक है और थोड़ा नजदीक आ जाओ आईएएस के नजदीक। अब फिर से कहती है यूपीएससी आ जाओ इंटरव्यू दे लो, मतलब फिर से क्षमता परीक्षण करेंगे हम आपका। अब क्षमता, कैसी क्षमता का परीक्षण होगा? ठीक से बोल सकते हो ना? 5 लोग बैठे हो तो क्या प्रभावी तरीके से बातें रख सकते हो? ऐसा नहीं कि 4 लोग 5 लोग घेर कर बैठे और आपकी ये घिघी बंद जाए। सामर्थ्य होना चाहिए ना अपनी बातों को ठीक से बोलकर प्रस्तुत करने की। नहीं जानते हो तब पर भी पेशेंस के साथ आप उत्तर दे रहे हो, तो आपको कैसे बात करके अभिव्यक्त करना है, उस साक्षात्कार में फिर से आपके सामर्थ्य का और क्षमता का परीक्षण होता है। और जब लग गया कि नहीं इसके अंदर तो क्षमता है आईएएस बनने की, तो जाओ मसूरी प्रशिक्षण देने के लिए, फिर ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर, और फिर आपकी क्षमता साकारित हो गई, आप आईएएस बन गए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट, आज जितने वर्ल्ड के बड़े बड़े एग्जाम हैं सब जगहों पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी क्षमता का, भीतर की क्षमता का, जो आपके भीतर की क्षमता है या तो जन्म से या बाई आपने अर्जित कर रखी है खूब मेहनत करके, उसका परीक्षण किया जाता है कि आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है। क्लर्क भी बनोगे ना बैंक में, तो वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे कि खूब अच्छे से टाइपिंग कर सकते हो ना, वो लाभ हानि निकाल सकते हो परसेंटेज का, मैथमेटिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वही काम करना पड़ेगा बैंक क्लर्क को। उसी टाइप का परीक्षण करते हैं कि ताकत है कि नहीं है बैंक मैनेजर बनने की, पीओ बनने की। लगता है कि हाँ इसमें क्षमता है, जाओ भी थोड़ी ट्रेनिंग ले लो, वातावरण देंगे, फिर आपकी जो क्षमता है वो साकारित हो गई। दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड इंडिकेट्स इंटरनल पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी विच इज पॉसिबल टू बी एक्चुअलाइज इन फ्यूचर through proper training and atmosphere known as aptitude. It may be acquired or by birth. Must be aware. कई बार ध्यान रखना, आपके आसपास देखोगे कई लड़के पढ़ने में जन्म से ही तेज होते हैं, पढ़ेगा याद कर लेगा तुरंत, खूब तेज है पढ़ने लिखने में। और कुछ लोग खूब मेहनत कर करके वो क्षमता हासिल कर लेते हैं, नहीं आईएएस हम भी बन जाएंगे। तो कुछ लोगों के साथ बाई बर्थ भी रहता है, वो तेज होते हैं सब, कई सारे बाई बर्थ ही तेज होते हैं पढ़ने लिखने में। और कुछ लोग मेहनत कर कर के वो अभी क्षमता हासिल कर लेते हैं। इतना मेहनत करेगा, जन्म से ज्यादा तेज नहीं है, सिंपल 2nd क्लास पास मैट्रिक में, इंटर में भी कुछ कुछ उसी टाइप से रहा, बीए 3rd क्लास भी रहा, बट उसके बाद जम के मेहनत किया, 3 रात एक कर दिया, आईएएस बन गया। और कई लोग पढ़ने लिखने में तेज है, उनको लगता है कि मैं तो आईएएस बन ही जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई कम कर देता है, बाद में 2-3 चैनल खोल लेगा, उलझ जाएगा किसी तीसरी चीज में, रील देखेगा बैठकर, दशा तो बिगड़ेगी। तो क्षमता होते हुए भी कई लोग फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए अगर क्षमता आपके भीतर है तो आपको अच्छे मार्गदर्शक साथ में होने चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए। जो दिल्ली आने वाले कई लड़कों में क्षमता बहुत है, आईएएस बन सकता है, उलझ जाता है दूसरी चीजों में, चैनल खोल देगा 2-4, गलत लोगों के संगति में आ गया, अच्छे गाइड करने वाले लोग नहीं मिले, उसकी क्षमता थी आईएएस बन सकने की, सामर्थ्य था आईएएस बन सकने की, दिशा बदल गई, दूसरी दिशा में चले गए, फ्लॉप होने लगे। आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, कितना औसत परफॉर्मेंस कर रहे हैं सब कॉलेजेस में, उसमें क्षमता थी फोटोग्राफर बनने की, कर रहा था इंजीनियरिंग की तैयारी, तो नीचे परफॉर्म कर रहा था। उसके अंदर क्षमता थी आईएएस बनने वाली, वो फोटोग्राफर बनने की। जैसे उस एरिया में उसकी क्षमता गई, उसने फोटोग्राफी का अवार्ड जीतना शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर में क्षमता थी क्रिकेटर बनने की, किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में उनका क्षमता थी क्रिकेटर बनने की। अगर तेंदुलकर आईएएस की तैयारी करते तो क्या हाल होता?
रमाकांत आचरेकर ने भांप लिया कि इस व्यक्ति में, इस लड़के में क्षमता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। अच्छे से भांप लिया कि अच्छे से ट्रेनिंग दी, अच्छे से उसको एटमॉस्फेयर दिया, उनको भविष्य में बहुत अच्छा क्रिकेटर बन के उभरे। तो सभी आदमी में सभी काम करने की क्षमता नहीं होती है, ये ध्यान रखना। और अगर मान लो आप आईएएस बनने के लिए प्रयास कर रहे हो और बचपन से बहुत पढ़ने लिखने में तेज नहीं हो, मान लो औसत टाइप के हो, संभव है कोई 3rd क्लास मैट्रिक पास करे, 2nd क्लास 3rd क्लास बीए पास करे, तो उसको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड औसत टाइप का रहा, सब जगह 100 बीए 2nd क्लास टाइप में रहे और बन गए आईएएस। उन्होंने वो क्षमता हासिल कर ली मेहनत कर करके, दिन रात एक लग गए। और कई लोगों में ताकत थी, अपने कॉलेज के टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, क्रिकर ब्रेकर थे, बाद में क्षमता तो थी उनकी, पर क्षमता बदल के चली गई किसी और दिशा में। क्षमता का उपयोग न करके दुरुपयोग कर लिया उसने, परिणाम स्वरूप 5 साल के बाद भी भटक रहे हैं। तो आपको अपनी अभिक्षमता बढ़ानी चाहिए, ठीक है, सामर्थ्य को और बढ़ाना चाहिए। ये कहलाता है एप्टीट्यूड। क्या कहलाता है? सारे लोग बोलो, क्या कहलाता है? एप्टीट्यूड। इज इट कॉल्ड एप्टीट्यूड? अभिक्षमता। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य और क्षमता को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से साकारित मतलब एक्चुअलाइज किया जा सकता है। एप्टीट्यूड इंडिकेट्स इंटरनल पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन which is possible to be actualized in future through proper training and atmosphere. हो गया काम? It may be acquired or may be by birth. बोलो सारे लोग, is it clear? बोलो सारे लोग, is it clear? एक बात बोल लो, is it clear? Aptitude, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट होता है, हम उसको सीसेट बोलते हैं, वास्तव में तो सीएसएटी बोलना चाहिए। सीएसएटी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मगर हम इसको सीसेट बोल देते हैं। अगर थोड़ा सतर्क हो तो बोलोगे सीएसएटी, सीएस मतलब सिविल सर्विसेज, एटी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट। आदत पड़ गई हम लोगों की। इज इट क्लियर? बोल लो सारे लोग एक बार की। और देखो, इन विषयों को हम डिटेल से समझाएंगे। आज के क्लास का प्रयोजन था इन विषयों को एक संक्षिप्त सी रूपरेखा आपके दिमाग में फिट की जाए। ये विषय आखिर करना क्या है। जब देखो कोई विषय पहली बार पढ़ते हो तो मन लगा के पढ़ो। ये मत सोचो कि बहुत आसानी से उपलब्ध है और कम पैसे में उपलब्ध है। कई बार लोग पैसे से गुणवत्ता का सीधा अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, कम पैसे में आपको सुविधा मिल रही है, वास्तव में कम पैसे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक एक कोर्स जो आप पढ़ रहे हो ना, जितने लोगों से पढ़ रहे हो, उनका सिंगल कोर्स की कीमत इससे ट्रिपल और डबल ट्रिपल 4 टाइम है। ये तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आसानी से आपको ऐसी चीजें, जो दिल्ली के सारे लोग हैं वो इतनी आसानी के साथ आपके साथ उपलब्ध हैं, तो आप लाभ उठाओ। कई बार अच्छी चीजें आसानी से मिलती हैं, उसका लोग महत्व नहीं समझ पाते हैं। और खराब भी चीज है, खूब उसको ताम झाम के साथ प्रस्तुत किया जाए, पूरे भौकाल बनाकर किया जाए, तो लोग उसका महत्व लेने लगते हैं, लोड लेने लगते हैं। यह आदमी की कमजोरी है। तो आपको जो चीजें मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं, उसका गंभीरता पूर्वक सीरियस तरीके, सीरियस मतलब सिंसियर तरीके से लाभ उठाओ। लाभ उठाओगे तो जीवन में आगे बढ़ने में आसानी होगी। अपनी अभिक्षमता का निर्माण करो, राइट डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छे प्रतिष्ठित लोग, जो फील्ड के अनुभवी लोग हैं, आपके साथ साथ जुड़े हुए हैं। ये अलग से अगर ऑफलाइन में अगर यही लोग रहते और कोई ऑफलाइन का बैच रहता तो फीस वहां कम से कम 1.5 लाख से ऊपर रहती, और लोग शौक से लेते।
ये तो आसानी से ऑनलाइन में सारी सुविधाएं आपको खान साहब ने उपलब्ध करा दी हैं, तो ये आपके लिए भी एक अच्छी बात है, क्लियर है। और अपने लिए भी एक है कि बड़ी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच हो रही है। एक टीचर के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है कि उन्हें लाखों लोग एक साथ सुन रहे हो, उसमें भी खुशी होती है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे एक बार में, क्योंकि शायद हम सबकी पहुंच उतनी दूर तक नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, सबका आप सारे लोग लाभ उठाएं। जब हम डिटेल में जाएंगे, क्या है एग्जाम्पल, हम सब एक एक करके ना डिटेल में बता देंगे। जब इथिक्स पढ़ाएंगे तो इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। जब ये आएगा तो खूब, ये अभी तो हमने आधा घंटा में चर्चा की है, ये टॉपिक आएगा तो लगभग 2 दिन तक चलेगा। जहां पे ये शब्द आए वो टॉपिक वाला, जिस अभिक्षमता वाला टॉपिक जो है, ये टॉपिक नंबर 3 में है, कम से कम 4-5 दिन तक ये टॉपिक चलेगा। आप सिलेबस को देखो ये देख लो एक बार, फाइनली एक बार फिर से मैं सिलेबस दिखा रहा हूं। देखो अपने टॉपिक नंबर 3 में ये देखो शब्द आया है एप्टीट्यूड। तो टॉपिक नंबर 3 कम से कम 3 से 4 क्लास चलेगा, 5 क्लास चलेगा लगभग। 5 क्लास में ये टॉपिक नंबर 3 क्लियर होगा। तो हम अलग अलग जगहों पे जब चलेंगे, ये जो सतनिष्ठा है वो यहाँ पे भी आई है, देखो यहाँ पे, ये देखो आप इसी टॉपिक में आ गया है, इंटीग्रिटी भी आ गया है, एप्टीट्यूड भी है, और इंटीग्रिटी नीचे वाले टॉपिक में भी है। तो 3 नंबर टॉपिक को हम कम से कम 5 दिन लेके चलेंगे, तो वहां विस्तार से मिल जाएगा। और आप अपने जो प्रश्न आए ना, क्वेरी जो कोई उपलब्ध हो, तो आप उसको नोट करके रख लो, अपने कॉपी के लास्ट में लिख लो कि ये पहले टॉपिक में ये प्रश्न बन रहे हैं, लिख लो। और जब टॉपिक खत्म होगा तो पक्का आप उसको पूछ लेना, पूछ के निपटा लेना, उनका सवाल का जवाब दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, इथिक्स का प्रॉब्लम होगा तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे। क्लियर है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।